वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपके जो है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि रीढ़ की हड्डी जो लेखक जगदीश चंद्र माथुर इनके द्वारा लिखा गया एक एकांकी है। अब तक हमने एकांकी किसे कहते हैं इसको हमने समझ लिया है। अब इस एकांकी के अलग अलग पात्रों के बारे में हमने जाना। उसमें से पहला पात्र इस पहले सेशन में हमने देखे थे, वो कौन था? राम स्वरूप। फिर उनकी पत्नी प्रेमा और उनका एक नौकर है जिसका नाम रतन है। उनके बारे में हम जानकारी हासिल की कि ये लोग जो राम स्वरूप और उनकी पत्नी है प्रेमा, वो घर की सजावट में लगे हुए हैं। किसी कार्य को लेकर वो चिंतित है थोड़ा। अब कौन सा कार्य है यह हम इस पाठ के अगले परिच्छेद में पढ़ते हैं। पाठ के जब हम पाठ पढ़ रहे थे इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि प्रेमा अपने पति राम स्वरूप को बताती है कि तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाए बैठी हुई। अब मुंह फुलाए बैठना अर्थात गुस्सा होना, क्रोधित होना। राम स्वरूप मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब देखे यहाँ पर राम स्वरूप अपने पत्नी से क्या कह रहे कि मुंह फुलाए, अर्थात उनकी बेटी गुस्से में है क्यों? और तो आगे पत्नी को कहती कि तुम किस मर्ज की दवा हो? अगर तुम्हारी बेटी क्रोधित हुई है, नाराज हुई है, तो उसकी नाराजगी दूर करने का तुम्हारा काम है। जैसे तैसे तो वो लोग हमारे पकड़ में आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि राम स्वरूप जो है वो अपने बेटी की शादी के लिए चिंतित है और उनकी बेटी जिसका नाम है उमा, उसको देखने के लिए कुछ लड़के वाले आ रहे हैं और उसके नाम को हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन है वो। और वो कह रहे हैं कि किसी जैसे तैसे तो वो पकड़ में आए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उनकी बेटी की शादी तय करने में उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही है। अब उसके पीछे भी क्या कारण है हम धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये जो रिश्ता जो आ रहा है अगर वह चला गया तो फिर मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। मतलब उसको मैंने बहुत मनाया, उसकी बहुत मिन्नती की, लेकिन वो जो है वह अपने बात पर अड़ी हुई है, नाराज हुई है। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखा के जंजाल आते नहीं। अब देखिए वो प्रेमा जो है वो अपने पति को भी दोष दे रही कि उसकी जो आदत है कि उसको पढ़ा लिखा कर तुमने बड़ा किया है, तुमने ज्यादा उसको पढ़ाया है, इसलिए वह सिर पर चढ़ गई है। अर्थात वह ज्यादा बातों पर अड़ी रहती है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी? और आजकल तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण, आप यहाँ पर लक्षण शब्द लिखा है जिसका अर्थ है लक्षण। अब देखिए यहाँ पर प्रेमा इनके माँ का हमें चरित्र सामने आ रहा है कि देखो वो अपने बेटी को ज्यादा लिखाना पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पति जो है राम स्वरूप उन्होंने अपने बेटी को ज्यादा पढ़ाने पर जोर दिया है। तो इसे हमें राम स्वरूप का भी व्यक्तित्व सामने आ रहा है कि वह आधुनिक विचारे वाले और अपने बेटी को पढ़ाई लिखाने पर ज्यादा जोर देने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं कि उन्होंने अपने बेटी को हमेशा उचित पढ़ाई के लिए अग्रसर किया है या उसको प्रधानता दी है। अब उनकी माँ प्रेमा जी क्या कहती है कि हमारे जमाने में सिर्फ अ आई तक ही पढ़ाई होती थी, मतलब स्त्रियों को ज्यादा पढ़ाने का महत्व उस समय में नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने तत्कालीन समाज के बारे में हमें बताने की कोशिश करे। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो
रुकने का नाम नहीं। अब देखिए इस पर प्रेमा और उनके पति राम स्वरूप इनमें थोड़ा हंसी मजाक का माहौल निर्माण हो गया है कि अब प्रेमा जो है वो बातों करने में लगे। अधिकतर औरतों का जो स्वभाव होता है वो इसी प्रकार का होता है कि एक बार अगर वो बोलना शुरू कर देते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए राम स्वरूप इन्होंने उनको किसकी उपमा दी है कि ग्रामोफोन की। अब वो बताते कि ग्रामोफोन भी दो प्रकार के होते हैं। जो आदमी के द्वारा बनाए गए ग्रामोफोन होता है उसको तो हम एक बार चलाकर जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा का द्वारा बनाया गया है, जो औरत है अर्थात उनका अगर रिकॉर्ड शुरू हो गया है तो रुकने का नाम ही नहीं होता। अर्थात वो इतना बोलती रहती है कि उनको रुकने की कोशिश करने के बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं लेती। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सोचती रहती है, अर्थात मजाक ही सोचता रहता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। अब देखिए प्रेमा कहती दोनों के बीच में हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन उसको चिंता क्या है कि जो मेहमान आने का समय हो गया है और उनकी बेटी जो है वह क्रोधित हुई बैठी हुई, मुंह फुलाए बैठी हुई। तो वो अपने पति से कहते हैं कि अपने बेटी उमा को राह पर लाए, अर्थात समझाकर उसको समझा फुसला कर कोशिश करो कि वह इस बात को मान जाए। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही। राम स्वरूप इस पर पूछते हैं कि तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा था। अब देखिए माँ और बेटी में किस चीज को लेकर बहस हुई थी इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि वह अपने पिताजी ने उनको बताया था, उमा के अर्थात राम स्वरूप ने प्रेमा को बताया था कि उसको थोड़ा अच्छे सच सवर कर लाना, लड़की कितनी सुंदर हो लेकिन बिना टीम टाम। अर्थात टीम टाम का अर्थ क्या है कि मेकअप। आज देखते हैं हम अधिकतर स्त्रियां जो होते हैं वो अपने सौंदर्य को लेकर बहुत ही हम कहते हैं ना कि थोड़ा एग्रेसिव होती है, तो वह भी कहते हैं कि आजकल तो टीम टाम करना औरतों का एक स्वभाव ही बन गया है, आदत ही हो गया है। तो उसके भले ही कितने भी नेचुरल सौंदर्य होते हैं, बहुत सारे देखते हैं स्त्रियां बहुत ही वास्तविक रूप में सुंदर होते हैं, फिर भी मेकअप तो करना उनकी आदत बन गई। तो वो कहती कि बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है जमाने में। इसी मारे मैंने उसके सामने पाउडर वाउडर रख दिया, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अब देखिए वो अपने बेटी की तकरार कर रही है अपने पति से कि मैंने उसको सिर्फ मेकअप करने के लिए कहा था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ गया और आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। वो क्रोधित हो चुकी थी ना, इसलिए। और कहती कि बाज आई मैं तुम्हारी इस लड़की से, अब परेशान हो चुकी उसको समझा कर। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब देखिए उन्होंने आज के वर्तमान युग के एक सच्चाई हमारे सामने रखा है कि आजकल की लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब जो आज देखते हैं हम विज्ञापन में भी देखते हैं, जो अलग अलग पाउडर के जो प्रोडक्ट है वो लड़कियों के सहारे ही तो बिकते हैं ना, इसीलिए तो बहुत सारे पाउडर के प्रोडक्ट बने जाते हैं, अलग अलग कंपनियां इसके प्रोडक्ट बना रहे। तो वो कहते कि बहुत सारी आज तो ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसको मेकअप करना अच्छा लगता होगा, लेकिन इनकी जो बेटी है उसका दिमाग पता नहीं कैसे चलता है, उसको तो पाउडर लगाना पसंद ही नहीं है, मेकअप करना पसंद नहीं, उसको तो जैसे है वैसा ही देखना अच्छा लगता है। इसलिए वो कहते हैं कि लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। अब देखिए प्रेमा का मानना था कि इंट्रेंस के बाद उनकी बेटी की पढ़ाई रुक देना चाहिए। अब इंट्रेंस क्या होता है कि 12वीं के बाद की जो एग्जाम होती है जिसे हम FYJC कहते हैं, तो उसके लिए वो कह रहे थे कि अब 12वीं और FYJC के बाद उसको ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। राम स्वरूप बात काटकर, चुप चुप, दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, और मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस तुम्हें तो मेरा काम बता दो।
राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से, चद्दर बिछाते हुए। अब देखो राम स्वरूप और प्रेमा जो मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में, उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़े बातचीत करते, कहते कि भले ही उसको मेकअप नहीं करना है उमा को तो भी चलेगा, लेकिन उसको लेकर आना और उसके हाथ में पान भेज देना तथा नाश्ता भी मेहमानों के लिए तैयार कर देना। इसके बाद रतन के सहारे से वह कमरे को ठीक ठाक करते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दिए है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। अब देखिए इन सारे संवादों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आने वाले मेहमान है उनके लिए देखो कितने प्रकार के ठाट बाट बनाए गए, अलग अलग उनके जो मेहमान होते हैं उनके आदर सत्कार के लिए बहुत सारे खाने की चीजें बनाई गई है। राम स्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। अब देखिए यहाँ पर उनके सामने एक समस्या आ गई है कि जो मेहमान आने वाले हैं उनको जो टोस्ट लगाने देने वाले हैं उन पर लगाने के लिए मक्खन नहीं, तो अब वो उनका जो मक्खन का दुकान था वो बहुत दूर था, इसलिए वो टेंशन में आ गए। अब वो क्या करते देखते हैं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार भी आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी तो ही है। अब देखिए प्रेमा ने इस समस्या का हल भी निकाला कि अब क्या है, काम सब कुछ हो चुका है, ज्यादा काम नहीं बचा है, कमरा भी ठीक ठाक हो गया है, फिर बाजा सितार भी अपने जगह हम आ चुके हैं, ऊपर से जो बीबी जी के कमरे में था अब नीचे आ गया है, हम उसे ठीक से लगा देंगे, नाश्ता भी यहाँ का जो बाजू में कमरा है उसमें ही लगा हुआ है, तो सब काम हो चुके हैं, एक आध चीज इधर से उधर है वो तुम रख देना, रतन जाकर बाजार से मक्खन ले आएगा। और वैसे आदमी भी कितने आने वाले हैं, 2 ही तो आदमी आने वाले हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि उमा को देखने के लिए 2 आदमी आने वाले हैं। राम स्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे है, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। अब देखिए इन परिच्छेदों से हमें पता चल रहा है कि राम स्वरूप और इनकी जो बेटी है उमा, उसको देखने के लिए कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, और लड़के वालों के रूप में लड़का और उसका पिताजी आ रहा है। अब उसके बारे में राम स्वरूप हमें क्या बता रहे हैं कि बाबू गोपाल प्रसाद जो है वह किस प्रकार से है, एक वकील है, अर्थात वह पढ़ा लिखा है, लेकिन कैसा है, दकियानुसी ख्यालों का, अर्थात पुराने रीति रिवाजों का पकड़कर बैठने वाले जो ख्याली लोग होते हैं उसके अनुसार वह दकियानुसी स्वभाव का है, अर्थात एक तरफ वह कह रहा है कि एक तो वकील है, अर्थात वह उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है, तो दूसरी तरफ वह दकियानुसी है, अर्थात उसका जो ख्याल है, विचार है, जो अनपढ़ लोगों के जैसे उसका विचार है। अब तक हमने ये परिच्छेद पढ़ लिया है, अब इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जो परिच्छेद हमने पढ़े उस परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सिर चढ़ाना, अधिक बढ़ावा देना, मुहावरा है, जंजाल, मुश्किलें, परेशानी, लक्षण, लक्षण, संकेत, राह पर लाना, अपने मन चाह आचरण करवाना, टिमटाम, सुंदर दिखने के तौर तरीके, दिखावा, बा जाना, विवश हो जाना, हार जाना, हाथ रहना, नियंत्रण में रहना, उगल देना, बकना कहना, करीनी से, उचित तरीके से, दकियानुसी ख्याल, अत्यंत घिसे पीटे पुराने विचार, चौपट करना, बर्बाद करना।
तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि प्रेमा और राम स्वरूप उनके बेटी के लिए बेटी को देखने के लिए जो लोग आने वाले हैं उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। और अब एक एक करके हमें राम स्वरूप, फिर प्रेमा, फिर उमा तथा उनको देखने आने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही है। आगे भी हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।